दोस्तों, रात के यही कुछ 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाज़ार से ख़रीदारी करके पुराने बस स्टॉप के उधर जाने के लिए एक रिक्शा रोका। पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टॉप के पास जाने से मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक नया बस स्टैंड है, आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि न्यू बस स्टैंड से मेरे लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी और दिन में मैं अपने यहाँ से सीधे बस स्टैंड पे उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पे जाना था क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजन उस रिक्शे वाले से मैंने कहा, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है? वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, अगर भाई साहब वहाँ पे भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है, एक बार कोई इंसान देख लेता है और उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता और सदमे में जाके अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर एकदम भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया। अपना सामान लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था, इस बार मैं रात में जा रहा था और लिहाजन में मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए और अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी काले अंधेरे घनों में निपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड के पास नहीं पहुँचती थी। जैसे ही मैं पहुंचा, वो जगह मुझे एकांत में नज़र आई। उस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बेंच पे थोड़ी देर बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बस कब यहाँ पे पहुँचे, मैं कब यहाँ से निकलूँ। मैं वहाँ पे बैठा ही था कि मेरी नज़र अचानक एक चमकीली चीज़ पे पड़ी। जो बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी, उसको देखकर मैं अचानक से हैरान हो गया। फिर मैं उठा, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी, जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरान ही हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने अंगूठी उठाई कि इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। जब मैं बस स्टैंड की उधर देखा, मैंने पाया कि मुझे एक बस अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपने जेब में डाली और भागते हुए बस के पास पहुंच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ। बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों उस बस में बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर मैं आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पे पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था और उस इलाके में पहुंचकर चैन की सांस मिली कि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहां से उतरा, अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहां से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जानी पहचानी गांव की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे अलावा मेरे साथ कोई और चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया। इसी बीच मुझे वो आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड के पास नहीं जाना चाहिए, वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें
बहुत तगड़ा सदमा लगता है, लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया। दरअसल जहां पर मैं रहता था वहां पर मैं किराए पर पूरा का पूरा हॉल ही बुक कर रखा था। मेरा गांव यहां से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझको दुकान का काम करना पड़ता था। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। तब मैं अपने बेड के पास गया और आराम करने लगा। फिर उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे एक वो अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसकी पायल की धुनी बार बार मेरे कानों में गूंजती और फिर उसके बाद उसकी हंसने की आवाज़ भी आती। ये थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक से आँख खुल गई और अपने आजू बाजू में देखा। वहाँ पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पर क्यों अभी तक मेरे शरीर का पूरा तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर उठकर देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी बहुत भारी था। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावन की होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर से मैं अपनी बेड पर सर रख के सोने लगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे तभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया। फिर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ मानो जैसे कि नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी सामान्य महसूस होने लगा। फिर मैंने ये सारी घटना अपनी एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावन की वजह से हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना बहुत ही आम बात है। मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी। फिर बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा था, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होके रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। तीसरे दिन रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। उस रात मैं अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पे आ गया और रात को फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ को किसी ने दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पे गई। मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने बगल में धीरे धीरे देखने की कोशिश की। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ पे चमकदार रिंग पे पड़ी। उसको देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था और आगे मुझे क्या करना था। कि मैं उठने की हिम्मत तो करता पर उठ नहीं पाता और उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि चमकदार और यूनिक दिखने वाली उस अंगूठी की वजह से हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और भगवान का नाम लेकर
जोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि वो मेरा बुरा सपना था या हकीकत, या फिर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस रात मैं समझ गया था कि किस लिए मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उठा, इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब उस बेड के ऊपर मैं लेटा रहूं, और घूमते फिरते हुए किसी तरह मैंने उस रात को बिताई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे ही गांव के पुजारी के पास सीधा चला गया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद पता चली, ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि किसी काली शक्ति का साया है, और वो कोई मामूली शक्ति का साया नहीं है, भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा महज 10 से 15 दिन में मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है, अंगूठी के साथ किसी तंत्र मंत्र चीज को उसी जगह गाड़ना होगा जहाँ से मैंने उस अंगूठी को उठाया था, और उस टाइम रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी का बात सुन के मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से उस बस स्टैंड के पास जाऊं, और वो भी रात के समय। पर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, और पंडित जी मेरे साथ आने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी, और हमें भी उसी रात का इंतज़ार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो भयानक शक्ति मेरे साथ कल से भी ज़्यादा भयानक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पर बुला लिया, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रात काटनी थी। और जैसे ही मैं उस अंगूठी को बिस्तर के उधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, तभी मैंने पाया कि वो मेरे सिराने पड़ी हुई थी। उसकी चमक वैसे ही अभी भी बनी हुई थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे ही उस बस स्टैंड के पास पहुँचे, वहाँ का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत ख़राब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझको रुकने को कहा। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही रात को 12 बजने को आई, तभी उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी ज़िंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुम इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पे अपनी जान गंवानी होगी, और अगर ये काम तुमने ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा उसके बारे में तुमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तुमको सोच और समझ के कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मेरे हाथ में नारियल दिया, और उसके बाद वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून के कुछ छींटे थी। शायद वो छींटे इसलिए भी थी, शायद किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जाए। जैसा उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ चमकता हुआ अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कदमों के साथ उसी जगह पे पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है, जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ही ठीक उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ ठीक उस अंगूठी को वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझको बताया था। जैसे ही मैं उस नारियल के साथ अंगूठी को रखा, वैसे ही पूरी धरती कांपने लगी।
और वैसे ही अंदर से एक हाथ बाहर निकला, धूल को फाड़ कर। जैसे ही वो हाथ बाहर निकला, डर के मारे मेरा शरीर पूरा पसीना छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहाँ से भागने लगा। दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझको बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहाँ से सर पर दौड़ लगानी है, सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा, पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। उस नियम का ध्यान रखना था और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात यह थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा उस तरह की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। और साथ ही इस घटना के बारे में मैं अपने कुछ दोस्तों को बताया। तब जाकर मुझको पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोग ने उनके गहने वगैरह चुराकर और साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की उस बस स्टैंड पे अपनी कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी चीज़ जैसी पड़ी हुई मिलती है, जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों उसके बाद से मैं कभी भी रात को कभी भी उस बस स्टैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूँगा ऐसी फिर कोई घटना के साथ। मेरा नाम टायरन है। मैं अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर था। ये घटना जो मेरे साथ घटी थी ये 1980 में घटी थी। तब मेरी उम्र करीब 35 साल की थी। मेरे साथ मेरा एक पार्टनर भी होता था, उसका नाम जॉन था। ज़्यादा लंबी ड्राइव के बाद जब मैं थक जाता था तो जॉन और मैं अपनी जगह को रिप्लेस कर लेते थे। फिर कुछ दूरी तक वो ट्रक चलाता था। ये घटना ब्राज़ीलियन नेशनल हाईवे की है। जब मैं उस रास्ते से गुज़रता था तो वहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। वो रास्ता अपने आप में ही बहुत भयानक है। वो हाईवे जंगलों से घिरा हुआ है। उस हाईवे का 20 किलोमीटर का एरिया पूरा जंगल में आता है। जब भी किसी ट्रकर को अपनी डिलीवरी जल्दी करनी होती है तो वो लोग वही रास्ता निकल जाते हैं। नेशनल हाईवे का वो रास्ता एक शॉर्टकट का है जहाँ से वो लोग अपने डिलीवरी पॉइंट पे 2 घंटे पहले ही पहुँच जाते हैं। लेकिन वहाँ पे घटनाएं बहुत ज़्यादा अजीब होती है, इसलिए उन रास्ते पे कोई जाता नहीं है। बहुत लोग कहते हैं वहाँ पे लूट और चोरी बहुत होती है। ट्रकों को रोक के उन्हें लूट लिया जाता है और ट्रक ड्राइवर को मार दिया जाता है। इसलिए ज़्यादातर लोग उस रास्ते से नहीं जाते हैं। ऐसे ही एक दिन ठंडियों का मौसम था। मेरे और जॉन के पास कोई भी डिलीवरी का काम नहीं था, तो हम लोग उस वक्त अपने ट्रकों में बैठे हुए थे। घरों से झूठ बोल के आए थे कि हमें कहीं जाना है ताकि हम लोग थोड़ी पार्टी कर सके। हम दोनों ट्रक में ही बैठे हुए थे और जॉन ने थोड़ी शराब पी रखी थी। मैं भी शराब पीने ही वाला था, लेकिन तभी मुझे एक मैसेज आया। वो मैसेज हमारी कंपनी से आया था। दरअसल ब्राज़ील के एक छोटे से कस्बे में अचानक ही एक एक्सीडेंट हो गया था, जहां पर ढेर सारे लोग हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे और उन्हें मेडिकल इक्विपमेंट्स की बहुत ज़रूरत थी। वहां हॉस्पिटल में इतने सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स उपलब्ध नहीं थी और हमें उन मेडिकल इक्विपमेंट्स को जल्द से जल्द वहां पे पहुंचाना था। हम सबसे पहले वहीं वेयर हाउस में पहुंचे जहां पे हमें सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स मिलने थे। हम लोग वेयर हाउस से मेडिकल इक्विपमेंट्स लेके ब्राज़ील के उसी रास्ते से निकल गए और उसी कस्बे में जा रहे थे। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार हम लोग करें क्या। उस रास्ते से जाने का हमारा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें जाना पड़ा क्योंकि लोगों की ज़िंदगी का सवाल था। वो पूरा रास्ता करीबन 5 घंटे का था। जॉन बिल्कुल भी ट्रक नहीं चला सकता था क्योंकि वो हल्के फुल्के नशे में था, लेकिन वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गया। ट्रक मैं चला रहा था। जॉन काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए जॉन को नींद आ रही थी। कुछ देर ट्रक चलाने के बाद हम लोग हाईवे के उस हिस्से में पहुंच गए जहां से हम लोग को शॉर्टकट लेना था। शुरुआत में वो हिस्सा पूरा जंगलों से ढका हुआ था। वहां की रोड तो कुछ ठीक थी, लेकिन वहां से थोड़ा अंदर जाने के बाद थोड़ा रास्ता कन्फ्यूजिंग है। हालांकि मैं उस रास्ते से
एक दो बार दिन की टाइम निकल चुका हूँ, तो वो रास्ता मुझे तो बहुत अच्छे से याद था। मेरा बिल्कुल भी जाने का मन नहीं था, लेकिन हमें डिलीवरी जल्दी से जल्दी करनी थी, इसलिए मजबूरन जाना पड़ा। जॉन हल्की फुल्की नींद में था। मैंने उसे सो जाने के लिए बोला। मैं ये ठान ली थी अगर रास्ते में कोई भी आएगा तो मैं उसके लिए ट्रक नहीं रोकूंगा। मैं लगातार पुलिस वालों से भी बात कर रहा था, क्योंकि उन्हें भी पता ये रास्ता काफ़ी खतरनाक है। तो मैं उनको अपना प्रॉपर लोकेशन भी बार बार दे रहा था। दूसरी तरफ से पुलिस वाले भी उसी हाईवे पे आ रहे थे। उन्होंने मुझसे बोला था कि वो मुझे जल्द से जल्द मिल जाएंगे। हाईवे के कुछ ही अंदर जाते वक्त अंदर बहुत ही अंधेरा था। कुछ जगह तो हाईवे खराब भी थे, कुछ पेड़ तो टूट के रोड पे नीचे गिरे हुए थे। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि वो जगह की मेंटेनेंस क्यों नहीं होती है। काफ़ी ज़्यादा अंधेरा था। मुझे बस उतनी ही लाइट दिखाई दे रही थी जहाँ तक मेरी ट्रक की लाइट जा रही थी। मैं लगातार ट्रक को स्पीड में चला रहा था। तभी मैंने देखा मेरे दाईं तरफ एक काली परछाई खड़ी है, जो कि मुझे ट्रक रोकने को बोल रही है। मैं उसके सामने से इतनी तेज़ी से ट्रक को लेके गया कि मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि वो एक औरत है या आदमी है। हाँ, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता चल गया था कि साइड में कोई खड़ा है जो कि लिफ्ट मांग रहा है। मैं उसको जल्दी की वजह से देख नहीं पाया। मैंने उसे बाद में बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो मुझे नहीं दिखा। मैं फिर दोबारा ट्रक को चुपचाप चलाने लगा। मैंने ये ठान रखी थी कि मैं बिल्कुल भी ट्रक को नहीं रोकूंगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद फिर से मुझे दाएं तरफ फिर कोई एक आदमी दिखाई दिया। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे, वो बिना पूरे कपड़ा का खड़ा था, जबकि वहाँ पे हल्की फुल्की ठंड थी और जंगल की एरिया में ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार वो जंगल में ऐसे खड़ा क्यों था। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था, इसलिए मैंने ट्रक को नहीं रोका और दोबारा ट्रक को चलाने लगा। मैंने उसे फिर बैक मिरर में देखने की कोशिश की, वो दोबारा मुझे नहीं दिखा। मैं समझ गया था यहाँ पे कुछ न कुछ अजीब ज़रूर हो रहा है। मैंने जॉन को उठाने की कोशिश की, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इसलिए उठ नहीं पा रहा था। मैं उस हाईवे के करीबन 3 किलोमीटर अंदर आ चुका था। मेरे पास वापस जाने का और कोई ऑप्शन भी नहीं था, इसलिए मैंने सोचा दिए हुए लोकेशन पे जल्द से जल्द पहुंच जाऊं। उस एरिया में नेटवर्क भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं किसी से भी किसी तरह का कन्वर्सेशन भी नहीं कर सकता। इसलिए मैंने चुपचाप ट्रक चलाने पे ही ध्यान दिया। इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए मैं रोड पे जा रहा था और आगे रोड पे खून गिरा हुआ था और वो खून काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है। मैंने उस खून को देखकर अपनी ट्रक की स्पीड थोड़ा धीमे कर दिया और मैं रास्ते भर उसी खून को देखते हुए जा रहा था। ऐसा लग रहा था किसी ने खून की नदी खुली छोड़ दी हो। पूरी रोड खून से भरी हुई थी। मुझे आखिरकार समझ में नहीं आ रहा था वहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। मैं उसी को देखे जा रहा था। फिर मैं अचानक से देखा मेरे ट्रक के सामने वही आदमी आ गया जो कुछ देर पहले नंगा खड़ा हुआ था। वो आदमी मेरे ट्रक से कुचल गया और पूरी तरह से दब गया। उसकी चिल्लाने की आवाज़ भी मुझे सुनाई दी थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था। मैंने तुरंत अपनी ट्रक को रोका और अपने बगल में बैठे जॉन को जगाने लगा, लेकिन वो उठ ही नहीं रहा था और बहुत ज़्यादा नशे में था। मैंने तुरंत अपनी टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतर गया। हालांकि ट्रक से नीचे उतरने में मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरा और मेरा पैर उसी खून पे पड़ा और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बदबू आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च के सहारे धीरे धीरे ट्रक के पीछे जाने की कोशिश की, जहाँ पर वो आदमी मेरी ट्रक से कुचला पड़ा हुआ था। मेरी ट्रक उससे करीबन 100 मीटर आगे आ गई थी, क्योंकि मुझे ट्रक रोकने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लग गया था। मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। दूर से देखने पे तो ये लग रहा था कि वो मर चुका है। मेरी ट्रक उसके पूरे शरीर पे चढ़ के निकल चुकी थी और वो मर ही गया था। मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। मेरे हाथों किसी की हत्या हो गई थी। मैं धीरे धीरे उसी की तरफ जा रहा था। दूर से देख के ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा शरीर खून से ढका हुआ है
मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था आखिरकार मैं क्या करूं। मैं काफ़ी ज़्यादा डर रहा था और रोते हुए जॉन को बुला रहा था, लेकिन वो मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन रहा था क्योंकि वो नींद में था। मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, पर मुझे लगा क्या पता मैं उस आदमी को बचा सकता हूँ। इसलिए मैं धीरे धीरे उस आदमी के पास जा रहा था। जब मैं उसके पास पहुँचा तो मेरी और उसकी दूरी करीबन 5 मीटर की थी। उसका हाथ अचानक से हिलने लगा और उसके हाथ पैर जो मेरे ट्रक के दबने से टूट गए थे और वो दोबारा धीरे धीरे अपने आप सीधे होते गए। ये सब मैंने अपने आँखों से देखी। मेरे ही आँखों के सामने वो आदमी अपने 2 पैरों के ऊपर खड़ा हो गया और वो दोबारा खड़ा होकर मुझे देख रहा था और कुछ ही सेकंड के बाद वो पूरा नॉर्मल हो गया था, जैसे मुझे पहले दिखाई दे रहा था। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ ढका हुआ था और उसकी आंखें बहुत ही ज़्यादा भयानक लग रही थी। उसने कोई भी कपड़े नहीं पहने हुए थे। वो मेरे तरफ चिल्लाते हुए भागा और मैं अपने ट्रक के तरफ भागा। वो क्या चीज़ थी मुझे बिल्कुल भी नहीं पता। रोड पे पड़े खून की वजह से मैं ढंग से भाग नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर फिसल रहे थे। मैं किसी भी तरह भागते हुए अपने ट्रक के पास पहुंचा और जो आदमी मेरे सामने खड़ा था वो बहुत ही लंगड़ा के चल रहा था। ऐसा लग रहा था उसका पैर में बहुत बुरा तरह का चोट लगा है, लेकिन मेरे आँख के सामने ही वो मर के जिंदा हुआ था। मैं जॉन का नाम लेते हुए चिल्लाते हुए ट्रक के अंदर जा रहा था। मैं जॉन को उठाने की कोशिश भी की और जॉन हल्का सा उठा भी, लेकिन वो फिर से सो गया और मैंने ट्रक को दोबारा भगा दिया। जब मैं बैक मिरर में देख रहा था तो वो आदमी मेरे पीछे चलते चलते आ रहा था। उस पूरी रोड पे खून फैला हुआ था। मेरे ट्रक के टायर भी पूरे खून से सने हुए थे। कुछ दूर ट्रक चलाने के बाद मैंने देखा दूसरी साइड से कुछ पुलिस की गाड़ियां आ रही है, जो कि शायद मेरे लिए ही आ रही थी। मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने तुरंत जाके उनके पास गाड़ी रोका और उन्होंने पूछा कि मेरा तुमसे कनेक्शन कैसे टूट गया। मैंने उन्हें सारी चीज़ें बताई और जैसे ही मैंने फिर अपने ट्रक के टायर को देखा वो पूरा एकदम तरह से नॉर्मल था। मैं उन्हें बार बार वो चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें लग रहा था कि मैं बहाना दे रहा हूँ। फिर उन पुलिस की कार में से एक कार उन्हीं जंगल की तरफ से गई जिधर से मैं आ रहा था। फिर वहाँ से इन्फॉर्मेशन आई कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है और रोड पे कोई भी खून के दाग या छींटे कुछ नहीं मिले और ना ही वो आदमी और जिसको मैंने कुचल दिया था। वो लोग मेरी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थे। इस चीज़ पे उन्होंने मेरे से ज़्यादा बहस नहीं की। उन्होंने मुझसे कहा कि मेडिकल के सारे इक्विपमेंट्स जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुंचा दो, फिर वो उसके बाद मेरी रिपोर्ट लेंगे। मैंने वैसा ही किया। मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था। मैं 1 घंटे में हॉस्पिटल पहुंच भी गया और सारे इक्विपमेंट्स दे दिया। उसके बाद कुछ पुलिस वाले दोबारा मेरे पास आए और उन्होंने मेरे से दोबारा पूछताछ की कि मैं लेट क्यों हो गया था और मेरा कनेक्शन उनसे टूट क्यों गया था। मैंने सारी बातें बताई उन्हें, लेकिन उन्होंने मेरी बात पे विश्वास नहीं किया। फिर उन्होंने जॉन से पूछा, लेकिन जॉन तो पूरे रास्ते सो रहा था। फिर उन्होंने जॉन से पूछताछ की तो उन्हें पता चल गया था कि जॉन दारू पी है, लेकिन अब तो उन्होंने मेरी बात पे एकदम भी विश्वास नहीं करने वाले थे। उन्होंने मेरा भी अल्कोहल टेस्ट किया, लेकिन मैंने उस टाइम शराब नहीं पी रखी थी। पुलिस वाले मेरे बात पे विश्वास नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैंने किसी तरह का और नशा कर रखा है, इसलिए शायद मुझे अजीब और गरीब ऐसी चीज़ दिखाई दे रही थी। लेकिन मेरे साथ जो कुछ भी हुआ था वो एकदम सच था। उस घटना के बाद मैं कई दिनों तक उस ट्रक को हाथ भी नहीं लगाई। जॉन ने मुझे बहुत बार चलने के लिए बोला, लेकिन मेरे अंदर उस आदमी का डर बहुत तरीके से भर चुका था। आखिरकार वो कौन था, वहाँ पे क्या कर रहा था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। और ये जो अजीब सी चीज़ मुझे दिखाई दे रही थी और किस लिए दिखाई दे रही थी इसका भी मेरे पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये मेरा वहम है या सच। अगर ये सच था तो मेरी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी कि मैं बच गया और फिर ऐसी घटना मेरे साथ जीवन में दोबारा कभी भी नहीं घटी। लेकिन फिर उस रोड पर मैं दोबारा कभी भी नहीं गया। दोस्तों, रात के यही कुछ 9:15 बजे का समय था जब मैं दिल्ली की मेन बाज़ार से खरीदारी करके पुराने बस स्टॉप के उधर जाने के लिए एक रिक्शा रोका।
पर उस रिक्शे वाले ने पुराने बस स्टॉप के पास जाने से मना कर दिया और कहा, अरे भाई साहब, यहाँ पे एक नया बस स्टैंड है, आप वहाँ पे चले जाइए, क्योंकि रात में वो पुराना बस स्टॉप बंद हो जाता है। दोस्तों, वो क्या था कि न्यू बस स्टैंड से मेरे लिए कोई डायरेक्ट बस नहीं थी और दिन में मैं अपने यहाँ से सीधे बस स्टैंड पे उतरा था, इसलिए मुझे वहीं पे जाना था, क्योंकि मेरी बस वहाँ से सीधी जो थी। लिहाजन उस रिक्शे वाले से मैंने कहा, रात में वो बस स्टैंड बंद क्यों हो जाता है? वहाँ कोई भूत वूत घूमता है क्या? पहले तो वो रिक्शे वाला मेरा बात सुन के थोड़ा सा मुस्कुराया और फिर बोला, अगर भाई साहब वहाँ पे भूत घूमते ना तब तो ठीक था, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा है, एक बार कोई इंसान देख लेता है और उसका मुंह दोबारा नहीं खुलता और सदमे में जाके अपनी जान गंवा देता है या फिर उसका कलेजा फट जाता है। मुझे उस रिक्शे वाले की बेतुकी बातों पर एकदम भी विश्वास नहीं हुआ, इसलिए मैंने उसकी बातों को नज़रअंदाज किया, अपना सामान लेकर बस स्टॉप की तरफ निकल गया। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस स्टैंड की तरफ निकल पड़ा। मैंने और भी कई बार उस बस स्टैंड से बस पकड़ी थी, बस उस सफ़र में इतना ही फ़र्क था, इस बार मैं रात में जा रहा था और लिहाजन में मैं उस रिक्शे वाले की बातों को नकारते हुए और अपना सामान लेकर उस बस स्टैंड की तरफ निकला। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर दूर था। आसमान पूरी काले अंधेरे घनों में निपट गया था। बाजार की हल्की फुल्की रोशनी उस बस स्टैंड के पास नहीं पहुँचती थी। जैसे ही मैं पहुँचा, वो जगह मुझे एकांत में नज़र आई। उस जगह पे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा पसरा हुआ था, पर मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैं वहाँ पर जाकर एक बेंच पे थोड़ी देर बैठ गया। अब मुझे इसी चीज़ का इंतज़ार था कि बस कब यहाँ पे पहुँचे, मैं कब यहाँ से निकलूँ। मैं वहाँ पे बैठा ही था कि मेरी नज़र अचानक एक चमकीली चीज़ पे पड़ी, जो बस स्टैंड से महज थोड़ा सा आगे एक चमकीली चीज़ नज़र आ रही थी। उसको देखकर मैं अचानक से हैरान हो गया। फिर मैं उठा, उस चीज़ की तरफ बढ़ने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पे कोई कांच का टुकड़ा चमक रहा हो, लेकिन हैरानी तो इस बात की थी, जहाँ पर वो चीज़ चमक रही थी वहाँ पे लाइट की रोशनी भी नहीं थी। मैं जैसे ही वहाँ पे पहुँचा, वहाँ का दृश्य देखकर मैं तो हैरानी हो गया। वो एक छोटी सी अंगूठी थी, लेकिन उसके अंदर इतनी ज़्यादा चमक थी कि वो अंगूठी किसी अजूबे से कम नहीं थी। मैंने अंगूठी उठाई कि इतने में ही मुझे हेडलाइट की रोशनी नज़र आई। जब मैं बस स्टैंड की उधर देखा, मैंने पाया कि मुझे एक बस अपनी तरफ आते हुए दिखाई दे रही थी। मैंने उस अंगूठी को अपने जेब में डाली और भागते हुए बस के पास पहुंच गया। मुझे इसी चीज़ का डर था कि कहीं बस निकल ना जाए। फिर मैं बस में सवार हुआ। बस भी खुल गई। पता नहीं क्यों उस बस में बैठने से पहले ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं फिर भी इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर बैठकर मैं आराम फरमाने लगा। फिर थोड़ी देर के बाद बस उस जगह पे पहुंच गई जहां पर मुझे उतरना था और उस इलाके में पहुंचकर चैन की सांस मिली कि जब से मैं उस बस के अंदर बैठा था तब से मुझे वहां पर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। मैं वहां से उतरा, अपनी घर की तरफ निकलने लगा। अब तक वो बस भी वहां से निकल चुकी थी। मैं जैसे जैसे अपने उस जानी पहचानी गांव की तरफ बढ़ने लगा, वैसे वैसे मुझे लग रहा था मेरे अलावा मेरे साथ कोई और चल रहा है, जिसकी मौजूदगी का मैं एहसास कर सकता था। ऐसे में मैं थोड़ा घबरा गया। इसी बीच मुझे वो आदमी की कही हुई बातें याद आने लगी। दरअसल उस रिक्शे वाले ने मुझसे कहा था कि मुझे उस बस स्टैंड के पास नहीं जाना चाहिए। वहाँ पर कोई ऐसा रहता है जिसे देखने के बाद हमें बहुत तगड़ा सदमा लगता है। लेकिन उसकी बातें सरासर झूठी साबित हो गई, जिससे मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। थोड़ी देर के बाद मैं अपने कमरे में पहुंच गया।
दरअसल जहाँ पर मैं रहता था वहाँ पर मैं किराए पर पूरा का पूरा हॉल ही बुक कर रखा था। मेरा गांव यहाँ से करीब 17 किलोमीटर दूर था और मैं अपने घर वालों से अलग इसलिए भी रहता था क्योंकि मुझको दुकान का काम करना पड़ता था। इस बार मैं कुछ ज़्यादा ही थका हुआ था। तब मैं अपने बेड के पास गया और आराम करने लगा। फिर उस चमकदार अंगूठी की याद आ गई। मैंने उसे अपनी जेब से निकाला और फिर मैं उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। वैसे एक वो अंगूठी ही थी, इसलिए मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं काफ़ी थका हुआ था, इसलिए मैं सोने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद मुझे पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। फिर मुझे ऐसा एहसास होने लगा कोई मेरे आजू बाजू में चल रहा है। एक कदमों की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था कि वो कोई स्त्री है जिसकी पायल की धुनी बार बार मेरे कानों में गूंजती और फिर उसके बाद उसकी हंसने की आवाज़ भी आती। ये थोड़ी देर के लिए हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद मेरी अचानक से आंख खुल गई और अपने आजू बाजू में देखा। वहाँ पर मुझे कोई नज़र ही नहीं आ रहा था। पता नहीं पर क्यों अभी तक मेरे शरीर का पूरा तापमान काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। पूरा शरीर पसीने से तरबतर हो गया था। मेरी हिम्मत भी नहीं थी कि बाहर उठकर देख सकूं कि मेरे साथ हो क्या रहा था। ऊपर से मेरा सर भी बहुत भारी था। मुझे लगा कि शायद ज़्यादा थकावन की होने की वजह से मेरा सर दर्द कर रहा है। फिर से मैं अपनी बेड पर सर रख के सोने लगा, लेकिन दोस्तों आवाज़ों का आना बंद नहीं हुआ। जैसे ही मैं अपनी आंख बंद करके नींद में जाता तो मुझे तभी बहुत ही डरावनी आवाज़ें सुनाई देती। जैसे तैसे मैंने उस रात को बिताया। फिर जैसे ही सुबह हुई सब कुछ मानो जैसे कि नॉर्मल हो गया। मेरा शरीर भी सामान्य महसूस होने लगा। फिर मैंने ये सारी घटना अपनी एक करीबी दोस्त को बताई, लेकिन उसे भी मेरी बातों पे विश्वास नहीं हुआ। दरअसल मेरे दोस्त ने बताया कि ज़्यादा थकावन की वजह से हमारे शरीर में इस तरह की हलचल होना बहुत ही आम बात है। मेरे दोस्त ने भी मुझे वही सलाह दी। फिर बाद में मैंने उस चीज़ को सोचा था, फिर मैंने उसे नज़रअंदाज कर दिया और वापस से नॉर्मल होके रहने लगा। 2 से 3 दिन तक तो सब कुछ सामान्य रहा। मुझे ऐसा लगा कि शायद वो उस दिन की थकावट ही थी जिसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। तीसरे दिन रात मैंने ऐसा कुछ देखा जो कि मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना दिन था। उस रात मैं अपना काम वाम निपटाने के बाद खाना वाना खाकर अपने बिस्तर पे आ गया और रात को फ़ोन चलाते चलाते पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मेरे हाथ को किसी ने दबोचा हुआ था। पहले तो मेरी नज़र उस हाथ पे गई। मेरे बाएं हाथ को दबोच रखा था। उसके बाद मैंने सामने की तरफ देखा तो मैंने पाया कि अब तक रात के 1:30 बजने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने बगल में धीरे धीरे देखने की कोशिश की। वहाँ का नज़ारा देखकर तो मेरी हालत ही पतली हो गई। दरअसल मैंने देखा कि वो एक लड़की थी जिसका पूरा बदन दूध की तरह सफ़ेद था। तो मुझे उस लड़की की तरफ से रोने की आवाज़ आ रही थी, मगर उसके बाद उस लड़की के चेहरे पर अचानक ही एक मुस्कान आ गई। उसके डरावने चेहरे को मुस्कुराता हुआ देखकर मैं तो दहशत में चला गया। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे इसमें क्या करना चाहिए। तभी मेरी नज़र उस औरत के हाथ पे चमकदार रिंग पे पड़ी। उसको देखकर मैं सारा माजरा अच्छी तरह से समझ गया कि आखिर मेरे साथ क्या हुआ था कि और आगे मुझे क्या करना था। कि मैं उठने की हिम्मत तो करता पर उठ नहीं पाता और उस जगह से खड़ा नहीं हो पाता। मैं इतना तो समझ चुका था कि चमकदार और यूनिक दिखने वाली उस अंगूठी की वजह से हो रही है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी हिम्मत दिखाई और भगवान का नाम लेकर ज़ोर से उठने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा पूरा शरीर एकदम नॉर्मल हो गया है। फिर अचानक ही मेरी आंख खुली। मुझे मालूम ही नहीं कि
वो मेरा बुरा सपना था या हकीकत, या फिर मेरे साथ सच में कुछ ऐसा कुछ हुआ था। लेकिन उस रात मैं समझ गया था कि किस लिए मेरे साथ इस तरह की अजीब चीज़ हो रही थी। फिर उसके बाद मैं उठा, इधर उधर देखने लगा। मेरी हिम्मत नहीं थी कि अब उस बेड के ऊपर मैं लेटा रहूं, और घूमते फिरते हुए किसी तरह मैंने उस रात को बिताई। और जैसे ही सुबह हुई और हमारे गांव के पुजारी के पास सीधा चला गया। गांव के पुजारी के पास पहुंचने के बाद पता चली, ये सुनकर तो मेरी होश ही उड़ गए। दरअसल गांव के पुजारी ने मुझे बताया कि किसी काली शक्ति का साया है, और वो कोई मामूली शक्ति का साया नहीं है, भयानक ताकत है जो दिन पर दिन मेरा खून चूसती जा रही है। और अगर ऐसा ही चलता रहा महज 10 से 15 दिन में मेरा शरीर पूरा सूख जाएगा। अगर मुझे उस काली शक्ति से बचना है, अंगूठी के साथ किसी तंत्र मंत्र चीज को उसी जगह गाड़ना होगा जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। और उस टाइम रात के 12 बजने चाहिए। दोस्तों, पंडित जी का बात सुन के मेरा दिमाग ही हिल गया, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वापस से उस बस स्टैंड के पास जाऊं, और वो भी रात के समय। पर अब मेरे पास दूसरा कोई रास्ता भी तो नहीं था, और पंडित जी मेरे साथ आने से मना कर रहे थे। लेकिन फिर पंडित जी ने मेरे साथ आने को हाँ कर दिया, जिससे मुझे थोड़ी हिम्मत मिल गई। मैं जानता था जब तक पंडित जी मेरे साथ होंगे तब तक मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर अगली रात शनिवार की रात थी, और हमें भी उसी रात का इंतज़ार था। लेकिन मैं आज की रात से भी घबराया हुआ था, क्योंकि मैं इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वो भयानक शक्ति मेरे साथ कल से भी ज़्यादा भयानक करने की कोशिश करेगी। ऐसे में मैंने अपने एक दोस्त को अपने घर पे बुला लिया, और जैसे ही मैं सोने की कोशिश करता तो मेरे कानों में रोने और हंसने की आवाज़ बार बार सुनाई देती। ऐसे में मेरा सर काफ़ी भारी होने लगा। तमाम कोशिश के बावजूद भी मैं सो ही नहीं पाया। और उसके बाद जैसे ही सुबह हुई और मुझे चैन की सांस मिली, क्योंकि मुझे किसी भी तरह से रात काटनी थी। और जैसे ही मैं उस अंगूठी को बिस्तर के उधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, तभी मैंने पाया कि वो मेरे सिराने पड़ी हुई थी। उसकी चमक वैसे ही अभी भी बनी हुई थी। रात के लगभग 10 बजे के आसपास पंडित जी के साथ टैक्सी में उस बस स्टैंड की तरफ रवाना हुआ। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन इस काम को करना भी बहुत ही ज़रूरी था, वरना बात मेरी जान पर आ सकती थी। हम जैसे ही उस बस स्टैंड के पास पहुंचे, वहां का सन्नाटा देखकर हर किसी की हालत खराब हो जाए। उसके बाद उस पुजारी ने मुझको रुकने को कहा। थोड़ी देर तो हम लोग वहीं पे बैठकर इधर उधर देखने लगे। फिर जैसे ही रात को 12 बजने को आई, तभी उस पुजारी ने लंबी सांसें लेते हुए कहा, देखो बेटा, तुम्हारी जिंदगी और मौत आपस में टकराने वाली है। अगर तुम इस काम को ढंग से नहीं किया तो तुम्हें यहीं पे अपनी जान गंवानी होगी, और अगर ये काम तुमने ठीक से कर लिया तो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा उसके बारे में तुमने कभी पहले सोचा भी नहीं होगा। इसीलिए तुमको सोच और समझ के कदम उठाने हैं। दोस्तों, उसके बाद उस पुजारी ने मेरे हाथ में नारियल दिया, और उसके बाद वो अंगूठी दी। उस नारियल के ऊपर खून के कुछ छींटे थी। शायद वो छींटे इसलिए भी थी, शायद किसी भी बुरी शक्ति को अपनी ओर आमंत्रित किया जाए। जैसा उस पुजारी ने मुझे बताया था, मैं वैसे उस नारियल के साथ चमकता हुआ अंगूठी को लेकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरी ज़िंदगी इस पड़ाव पर पहुंच जाएगी। फिर मैं धीरे धीरे अपनी कदमों के साथ उसी जगह पे पहुंच गया जहां से मैंने उस अंगूठी को उठाया था। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ साथ कोई और भी है, जिसके होने का मुझे एहसास हो सकता था, लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता था। मैं जैसे ही ठीक उस जगह पे पहुंचा तो मैंने उस नारियल के साथ ठीक उस अंगूठी को वैसे ही रख दिया जैसा कि उस पुजारी ने मुझको बताया था। जैसे ही मैं उस नारियल के साथ अंगूठी को रखा, वैसे ही पूरी धरती कांपने लगी, और वैसे ही अंदर से एक हाथ बाहर निकला धूल को फाड़ कर। जैसे ही वो हाथ बाहर निकला, डर के मारे मेरा शरीर पूरा पसीना छोड़ने लगा। मैं तुरंत ही मुड़ा और वहाँ से भागने लगा।
दरअसल उस पुजारी बाबा ने मुझको बताया था कि ऐसा होते ही मुझे वहाँ से सरपट दौड़ लगानी है, सीधा जाकर गाड़ी में बैठ जाना है। फिर ठीक मैंने वैसा ही किया। जैसे ही मैं गाड़ी में आकर बैठा, पुजारी बाबा ने मुझे कुछ नियम बताए। उस नियम का ध्यान रखना था और उसके बाद गाड़ी स्टार्ट हुई और हम सभी घर लौट आए। पर अच्छी बात यह थी कि उस दिन के बाद मैंने दोबारा उस तरह की कभी भी आवाज़ नहीं सुनी। और साथ ही इस घटना के बारे में मैं अपने कुछ दोस्तों को बताया। तब जाकर मुझको पता चला कि उस बस स्टैंड पर लगभग 7 साल पहले एक महिला की मौत हो गई थी। बदमाश लोग ने उनके गहने वगैरह चुराकर और साथ गलत काम कर लिया और उस दिन के बाद से उस महिला की उस बस स्टैंड पे अपनी कब्जा जमा लिया। पर उस बस स्टैंड पर रात को सोने चांदी चीज जैसी पड़ी हुई मिलती है, जिनको उठाने के बाद इंसान कभी भी सुखी नहीं रहता। फिर दोस्तों उसके बाद से मैं कभी भी रात को कभी भी उस बस स्टैंड की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। मैं आपका दोस्त जल्दी ही मिलूँगा ऐसी फिर कोई घटना के साथ।